देखूंगा। बोलिए आप। तो सर सबसे पहले आपके फिल्म के बारे में जानना चाहेंगे, किस तरह की फिल्म है ये दिल तो दीवाना है? अच्छा, सेंट्रल में दरअसल ये इमिग्रेशन को या माइग्रेशन को लेकर जो एक बहुत बड़ा कल्चर शुरू हुआ था कि मुल्क छोड़कर दूसरे देशों में लोग जाते थे, वहाँ बसते हैं और वो फिर अपने बच्चों को बताते हैं कि हमारा देश हिंदुस्तान बड़ा अच्छा है, वहाँ संस्कृति आज भी है, रिवाज आज भी है। चूँकि जो वो बच्चे जो यहाँ पैदा नहीं हुए वो यहाँ से बिल्कुल कनेक्ट नहीं होते और उनका और उनके माँ बाप को लेकर बड़ा विवाद रहता है। और जब वो कहते हैं कि वहाँ हिंदुस्तान में संस्कृति है, कल्चर है, सिविलाइजेशन है, आज भी लोग माँ बाप की इज़्ज़त करते हैं, तो वो बच्चे उनको जवाब देते हैं कि आप वहाँ से क्यों आ गए भाई, जब हिंदुस्तान इतना अच्छा है, संस्कारी है। वो कहते हैं मजबूरी थी, उस समय पैसा नहीं था, गरीबी थी। तो वो कहते हैं अब आपने पैसा कमा लिया, आप चले जाइए। तो एक तो विरोधाभास ये है। और दूसरा एक बहुत मेजर फैक्टर फिल्म का जो है कि दो कम्युनिटी में जब आप पैदा होते हैं, आप एक कम्युनिटी की सेकंड क्लास सिटीज़न होती है और इस फिल्म का जो हीरो हीरोइन का सब्जेक्ट है वो उसी तरह है कि आपस में दोनों में किस तरह से एक अंतर्द्वंद है, किस तरह से हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने वाले कैरेक्टर हिंदू, मुसलमान और एक सिख वहाँ उन कम्युनिटी में कैसे बसते हैं, और उसके साथ साथ तीन एक अलग लव स्टोरी है तीनों अलग कम्युनिटी की। आजकल का जनरेशन इतना फास्ट फॉरवर्ड हो गया है, तो आपको क्या लगता है इस तरह की मूवीज देखेंगे लोग, जाएंगे बॉक्स बल्कि इस तरह की मूवी ज़रूर देखेंगे। हम आपके इस जनरेशन की फास्ट फॉरवर्ड की बात कर रहे हैं, हम इसी जनरेशन को एक स्टैंड आगे ले जा रहे हैं। हम विदेशों तक पहुंचा के इसी जनरेशन की बात विदेशों में कर रहे हैं कि वही हिंदुस्तानी जो आपके एज ग्रुप के हैं 18 से 22 साल या 25 साल के, उनका और आपका सोच कितनी एक जैसी है। चूँकि ये जो आज का जो मॉडर्न युग है और मॉडर्न ये एक पूरी की पूरी जमात एक दूसरी दुनिया को लेकर आई है। लोग बात कहते हैं ना कि बच्चे पैदा नहीं हुए बल्कि माँ बाप पैदा हुए हैं, और वहाँ पर ही यही किस्सा है। तो हम लोगों ने कोशिश यही की है कि जो समस्या आज वहाँ के बच्चों की है वही यहाँ के बच्चों की है। और इट्स ए लव स्टोरी, इट्स अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट विच ऑल टीनेजर आर गोइंग टू आइडेंटिफाई। इट्स नथिंग आउट ऑफ द बॉक्स कि जो लोगों को लगेगा अरे ये तो हमारी कहानी नहीं। दिस इज़ वेरी मच जो माँ बाप घर से निकलते ही बच्चों को टोकते हैं, ये मत खाना, ये मत पहनना, यहाँ मत जाना, उसमें उधर भी ज़्यादा है दूसरे मुल्कों में। और फिर मुल्क उनका विरोधाभास होता है और किस तरह से फिर माँ बाप को अपने आप को सरेंडर करके बच्चों के साथ जीना सीखना चाहिए। जीनत अमान का किरदार इसलिए बहुत अच्छा है, एक मलेशियन औरत जो हिंदुस्तान से कभी नहीं आई, हिंदुस्तान से कभी नहीं जुड़ी, एक हीरो की माँ जो हिंदुस्तान के एक प्रेमी से बच्चे को पैदा करती है और वो कैसे हिंदुस्तान के कल्चर को समझती है, कैसे हम लोगों को एक संदेश देती है कि जिस मुल्क में जिसकी संस्कृति 6000 साल पुरानी है, उस संस्कृति को आपने कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। उन बच्चों को जिनको आपको दोस्त बनाना चाहिए, जिनके साथ आपको अपनी सहभागिता करनी चाहिए, उन बच्चों को आप स्कूल टीचर की तरह, मास्टर की तरह, रिंग मास्टर की तरह डांट रहे हैं। तो इट्स सब्जेक्ट इज यूनिवर्सल। अब ये अलग बात है कि हमने इसको मलेशिया में बनाया है, लेकिन आई थिंक इट वुड हैव बीन डन इन बॉम्बे, इट वुड हैव बीन डन एनीवेयर। तो क्या हैदर खान आपकी फर्स्ट चॉइस थे? नहीं, हम लोगों ने ऑडिशन किया और ऑडिशन के बाद वो सिलेक्ट हुए। फर्स्ट और लास्ट चॉइस, अगर फर्स्ट चॉइस थे तो तभी तो फिल्म में है, अगर लास्ट चॉइस होती तो फिल्म में नहीं होती। क्योंकि कोई नॉन फिगर नहीं दिखा है, तो आपको क्या लगता है ये मूवीज के लिए अगर कोई दूसरा एक्टर होता जो पहले से कैमरे पे आ चुका है, तो क्या मूवी ज़्यादा हिट होने के या फिर ज़्यादा बॉक्स ऑफिस नंबर्स कमाने के चांसेस थे? अभी कोई चैलेंजिंग ऐसा लग रहा है आपको? ये कोई गारंटी नहीं है कि कोई नॉन फिगर होता है तो पिक्चर चलती है। अगर ऐसा होता तो हिंदुस्तान में आज तक कोई न्यू कमर ही नहीं होता। दिलीप कुमार साहब ही फिल्में कर रहे होते या कोई और। हर आदमी का एक पहली पिक्चर नई पिक्चर होती है। और फिल्म अभी एक मराठी फिल्म चल रही है, उसमें तो कोई बहुत कमर्शियल नाम नहीं है। इसके पहले 10 फिल्में ऐसी चली जिनके नाम मैं आपको गिना दूँ जिसमें बहुत सारे नामचीन लोग नहीं हैं। सी इट्स अ सब्जेक्ट, इट्स अ टाइम। आप कौन सा सब्जेक्ट किस टाइम पर चुनते हैं और उसके लिए आपका लक कैसा है, बहुत ज़्यादा। और आप केवल हीरो हीरोइन को कह रहे हैं कि ये नामचीन नहीं है,
हीरोइन हमारी साउथ की बहुत फेमस एक्ट्रेस है, सदा है। और हैदर खान भी अपने आप में एक ऐसे परिवार से जुड़े हैं जिनका फैमिली सिनेमा से है। इनके पिताजी ताहिर हुसैन साहब सालों से सिनेमा में रहे हैं। तो हो सकता है फिल्म के लिए पहली फिल्म हो, लेकिन फिल्म परिवार है, फिल्म में जान पहचान है, फिल्म के लोगों की। इसके अलावा जो सराउंडिंग कास्ट है, जिसको आप बोलते हैं ना सपोर्टिंग कास्ट, वो हमारे सारे इस्टेब्लिश है। राज बब्बर है, जीनत अमान जी हैं, आलोकनाथ हैं, सुष्मिता मुखर्जी है, अरुण बख्शी हैं। और हम या तो एक काम करें कि एक ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जिसमें आर्टिस्ट की अहमियत हो, जिसमें किरदार की अहमियत ना हो, तो वो फिर सलमान खान और शाहरुख खान, आमिर खान चल सकते हैं कि उनको कोई भी रोल दीजिए, वो शाहरुख खान, सलमान खान होंगे और फिल्म को कैरी कर ले जाएंगे। या फिर आप एक ऐसा सब्जेक्ट उठाएं जिस सब्जेक्ट में आपका किरदार हो और कोई ऐसा एक्टर आए उस किरदार को जी के दिखाए, तो वो फिर आइडेंटिफिकेशन लोगों को आत्मसात करने की एक सहूलियत होती है। वो अरे ये वही है जो मैं सोच रहा था, ये वैसे ही है जैसा मैंने सोचा था। तो हमारी कोशिश यही है कि भाई अगर नए लोग आए, आमिर खान भी जब जो जीता सिकंदर में आए थे तो नए ही थे ना। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि नए और पुराने का कोई बहुत बड़ा विरोधाभास है। आपके सब्जेक्ट में, आपके कैरेक्टर में और आपके कंटेंट में आर्टिस्ट को फिट होना चाहिए। ऑडियंस तभी लाइक करती है। जीनत अमन जी को आपने काफी लंबे अरसे के बाद पर्दे पे देखेंगे, तो आपके लिए कितना इजी या डिफिकल्ट रहा उन्हें कन्विंस करना फिल्म को लेकर? नहीं, वो कलाकार हैं, कन्विंस करने के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। पैसे देने थे और रोल करवाना था, पहली बात तो ये है। लेकिन ये अलग बात है कि जो जिस तरह की वो सिनेमा करती रही हैं, जिस तरह की वो फिल्में करती रही हैं, उससे बिल्कुल अलग किरदार है। हमें एक ऐसी महिला चाहिए थी जो मलेशियन लगे, जिसकी पूरी की पूरी बॉडी लैंग्वेज, जिसकी पर्सनैलिटी हिंदुस्तानी ना हो। हिंदुस्तानी से मतलब सो कॉल्ड साड़ी और वो वाला मेरा मतलब है। और जीनत जी इतनी फेमस मॉडल रह चुकी हैं, अपने टाइम में नंबर 1 एक्ट्रेस रह चुकी, और थोड़ा सा वो विदेशी हमेशा से लगती रही। अगर आप उनकी पुरानी पिक्चर देखें तो कोई दिक्कत नहीं थी। एक ऐसे लड़के की माँ का रोल था जो लड़का पैदा होने के पहले बाप उसको छोड़ के चला गया हो, सिंगल पेरेंट उन्होंने पाला पोसा, और बहुत अलग उनका रोल है, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। जीनत जी ने ऐसा रोल नहीं किया और बहुत अच्छा काम किया। नॉर्मली हर आदमी, हर डायरेक्टर अपनी फिल्म के बारे में कहता है मेरी फिल्म बिल्कुल अलग है, इसके किरदार अलग हैं, तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा हूँ। मेरी फिल्म बिल्कुल फिल्म की तरह है, इसके किरदार भी किरदारों की तरह है, लेकिन जीनत अमान का रोल इस फिल्म में पहले वाले रोलों से अलग है। न्यूज़ में सुनने में आया कि लिरिक्स जो है फिल्म के लिरिक्स का वो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा लिखे गए कुछ नहीं। ऐसा कुछ उन्होंने कुमार विश्वास जी ने लिखे हैं। कुमार विश्वास जी आम आदमी पार्टी के स्पोक पर्सन हैं और संभवतः पंजाब के उनको एज सीएम डिक्लेयर आम आदमी पार्टी ने किया है। तो कुमार विश्वास जी ने लिखे हैं। अरविंद केजरीवाल ने हमें सुना था, गाने के लिए एक सहमति दी थी। तो इस मूवी के जो पोस्टर पे लिखा है, मूवी का जो टैगलाइन है, लव ब्रेक्स ऑल बैरियर्स, तो ऑलरेडी इतनी सारी लव स्टोरीज तो आ चुके हैं, तो इसमें ऐसे क्या लव स्टोरी? हमने थोड़े और बैरियर ब्रेक कर दिया, तो आप देखेंगे तो पता चलेगा। बैरियर एक थोड़ी है, आप बॉम्बे के बाहर जाइए कितने बैरियर हैं, तो हमने 3-4 बैरियर और मलेशिया में जाके ब्रेक कर दीजिए। फिल्म आप देख लीजिए, वी हैव ब्रोकन मैनी बैरियर्स। कितने गाने हैं इस मूवी में? इसमें 5-6 गाने हैं, एक भजन है, 5 गाने हैं। आनंद राज आनंद जी का म्यूज़िक है, पंकज उदास जी ने गाया है, जावेद खान ने गाया है, ऋचा शर्मा ने गाया है, जुपिन गर्ग ने गाया है, और बढ़िया म्यूज़िक है। और आप देखेंगे तो आपको पसंद आएगा। आपको भी हमने पर्दे पे देखा है, लेकिन हैं? नहीं, यंग में तो जहाँ तक मेरी याददाश्त है तो आपने भी एक्ट किया फिल्म में, जब यंग थे आप, और जी, आप जी। अभी डायरेक्ट कर रहे, तो एनी किस तरह का एक्सपीरियंस था आपको डायरेक्शन को लेकर? देखिए क्या होता है, एक एक्टर की हमेशा कल्मिनेशन एक डायरेक्टर के रूप में होती है। आप पूरी ज़िंदगी दूसरे के लिखे डायलॉग, दूसरे के बनाए कपड़े, दूसरे की बताई लाइटिंग, दूसरे के डायरेक्शन में चलते रहते हैं। दिल में ऐसे उमंग रहती है और काश यार मुझे मौका मिलता। तो मैं भी इसी उम्मीद में था और इस उम्मीद के सहारे मैं डायरेक्टर बना हूँ। और ये हर डायरेक्टर यही चाहता, हर एक्टर यही चाहता है। और आप पुरानी हिस्ट्री अगर उठा के देखें तो बड़े बड़े एक्टर अल्टीमेटली दे बिकेम डायरेक्टर। मेरा मतलब ये नहीं कि मैं बहुत बड़ा एक्टर बना और तो डायरेक्टर, लेकिन मेरे मन में ख्वाहिश थी जब नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा
और पुणे इंस्टीट्यूट से पास आउट किया, तो मुझे लग रहा था कि मैं डायरेक्शन करूँगा और उसके चलते मैंने डायरेक्शन किया। ओके, थैंक यू। थैंक यू। ओके। ले रहे हो? हाँ, ओके। मैं बाहर जाता हूँ, उनको आप बुला